नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। कहते हैं किसी भी रेस में शुरुआत जितनी तेज होती है, विरोधियों पर बढ़त भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। यूपी की योगी सरकार 2.0 का दावा है कि उसने शुरुआती 100 दिन में लोगों से किए गए कई बड़े वायदों को निभा दिया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसका एक एक कर हिसाब दिया। 47 मिनट तक सीएम योगी ने अपनी सरकार के 100 दिन के कामकाज की उपलब्धियां गिनाई। योगी ने इस दौरान बिना नाम लिए अखिलेश यादव सहित तमाम विरोधियों पर तंज किया। उन्होंने अखिलेश यादव की दुखती रग पर हाथ रख दिया। सीएम योगी ने कहा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद सिर्फ भाजपा को मिल रहा है तो सपा, बसपा और कांग्रेस जीरो पर आउट हो रही है। उन्होंने लोकसभा उपचुनाव के साथ ही यूपी विधान परिषद चुनाव के नतीजे का हवाला दिया। सीएम योगी की बातें अखिलेश यादव को बेहद चुभी। पलटवार में उन्होंने कहा कि 100 दिन की भाजपा सरकार में यूपी गोरख धंधे से बर्बाद हो गया। मुख्यमंत्री योगी इस पलटवार से बेफिक्र दिखे। योगी ने ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार ने भाजपा के 130 में से 97 संकल्पों को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है और अब सिर्फ 33 संकल्प पर काम बाकी रह गया है और 2024 तक ये संकल्प भी उनकी सरकार पूरा कर दिखाएगी। इसे विपक्ष के लिए योगी का खुला चैलेंज माना जा रहा है। आज मैं आपको इस बार पलटवार की हर बात बताऊंगा। साथ ही आजम खान की पत्नी और बेटे को मिले ईडी के नोटिस की उस खबर के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा, जिसके बाद आजम परिवार की मुसीबतें फिर बढ़ गई हैं। बात तो चुभेगी में ये तमाम खबरें दिखाएंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। सियासत में विरोधी अगर बार बार हार की याद दिलाएं तो इससे चुभने वाली बात कुछ और नहीं हो सकती। यही वजह है कि इन दिनों भाजपा हर मौके पर यही दांव आजमा रही है। वो दोहरा रही है कि जनता जनार्दन ने आपको न सिर्फ गद्दी से उतार दिया बल्कि अब दिल से भी निकाल चुके हैं। सीएम योगी ने आज ऐलान किया कि भाजपा का विजय रथ थमने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही जीत ये साबित करती है कि जनता का आशीर्वाद सिर्फ भाजपा के साथ है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं अखिलेश की दुखती नस पर सीएम योगी ने रखा हाथ। सौ दिन पूरे होने पर सपा को दिलाई हार की याद। दो महत्वपूर्ण लोकसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर में। दोनों सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस उपचुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। विरोधियों को जीरो पर आउट करने की योगी हुंकार। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के 36 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इन 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 3 सीटें निर्दलीयों ने जीते। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीरो पर रही। कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा तंज। विधान परिषद गठन के पश्चात 87 वर्ष के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त
उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। विरोधियों को सीधी चुनौती, कायम रहेगा जीत का सिलसिला। अभी हाल ही में प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर के जिस उद्देश्य से अपना आशीर्वाद दिया था, जीत का वह सिलसिला जन विश्वास का प्रतीक तो था ही, वह निरंतर नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। 24 विजय का फॉर्मूला नंबर 33। विशेष 33 संकल्प हैं। इन्हें आगामी 2 वर्ष के अंदर इन्हें भी हम क्रमबद्ध तरीके से लेकर के जनता जनार्दन के सामने लिए गए अपने संकल्पों को व्यवस्थित तरीके से उन्हें पूरा करने का काम भी करेंगे। सीएम योगी का अखिलेश को सेंचुरी चैलेंज, बात तो चुभेगी। योगी सरकार ने दूसरी पारी के भले ही 100 दिन पूरे किए हों, लेकिन वो अगले 6 महीने, 2 साल और 5 साल तक का रोड मैप तैयार करने बैठी है। आज सीएम योगी ने बार बार इसका दावा किया। उन्होंने कहा कि समय से पहले अपने हर वायदे को पूरा करके दिखाएंगे और जनता के भरोसे को कमजोर साबित नहीं होने देंगे। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, 130 संकल्पों का पूरा हिसाब। जो भी 130 संकल्प प्रदेश के विकास के लिए और लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए लिए थे, उनमें से पहले ही बजट में हम लोगों ने 97 संकल्पों को पहले ही बजट में लेकर के प्रदेश की जनता के प्रति और प्रदेश के विकास और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। दूसरी पारी के 100 दिन के कामकाज का हिसाब देने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए तो उन्होंने हर चुनावी वादे पर बात की। दावा किया कि 130 में से 97 संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं और सरकार की दूसरी पारी के 5 साल के लिए काम का पूरा एजेंडा पहले से तय है। हम लोगों ने अगले 5 वर्ष की जो कार्य योजना तैयार की है, इसमें 100 दिन के जो लक्ष्य तय किए गए थे, उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। योगी सरकार 2.0 के कुल 5 साल के एक्शन प्लान की अगली मंजिल अब 6 महीने की है। फिर 2 साल और 5 साल के रोड मैप पर काम तेज होगा। मुझे विश्वास है कि 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष की जो कार्य योजना हम लोगों ने प्रदेश की दृष्टि से तय की है, इसे भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में हम लोग सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। रोजगार के वादे को पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने सबसे ज्यादा जोर दिया। 100 दिन के काम की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर 10,000 सरकारी नौकरियों का जिक्र किया। 100 दिनों के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां भी दी हैं। यानी अलग अलग विभागों ने इस पे कार्य किया, लेकिन केवल एक विभाग की ही मैं बात करूं तो अकेले गृह विभाग के माध्यम से हम लोगों ने जो 10,000 के नौकरी दिए जाने का लक्ष्य रखा था, उसे हम लोगों ने इस दौरान पूरा किया। करीब 47 मिनट तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन के कामकाज का पूरा रिपोर्ट कार्ड सामने रखा। इसमें खास तौर पर उन्होंने मजबूत कानून व्यवस्था का जिक्र किया और उस लाउड स्पीकर एक्शन का भी हवाला दिया जिस पर हुए विवाद का शोर देश भर में चर्चा में रहा। लेकिन यूपी में इन सब के बावजूद धार्मिक स्थलों से
गैर जरूरी लाउड स्पीकर्स उतरते रहे। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनकी वॉल्यूम को कम किया गया, और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतःस्फूर्त भाव के साथ ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। सीएम योगी ने याद दिलाया कि धार्मिक त्योहारों को सड़कों पर मनाए जाने का चलन उनकी सरकार ने बंद कराया, जिसका सबने पालन किया। आज सड़कों पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते, कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं जिसमें चाहे वह अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होंगे, बल्कि जहां धर्मस्थल में तय है वहीं होगी। ईद के कार्यक्रम, रामनवमी के कार्यक्रम, अन्य कोई भी कार्यक्रम कहीं भी किसी सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम नहीं बने। बड़ी शालीनता के साथ, शांतिपूर्ण तरीके के साथ ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए। सीएम योगी के इस रिपोर्ट कार्ड पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुभता हुआ तंज किया। अखिलेश ने लिखा, 100 दिन की भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश हुआ गोरख धंधे से बर्बाद। समाजवादी पार्टी ने भी तल्खी भरा ट्वीट किया। पार्टी ने लिखा, 100 दिन की भाजपा सरकार, नाकामी बरकरार। 100 दिन पूर्ण, जनता बेहाल। 100 दिन पूर्ण, महिला असुरक्षित। 100 दिन पूर्ण, युवा बेरोजगार। 100 दिन पूर्ण, अपराधी बेलगाम। 100 दिन पूर्ण, किसान बदहाल। 100 दिन पूर्ण, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप। सीएम योगी की तरफ से पेश 100 दिन के इस रिपोर्ट कार्ड में हर क्षेत्र पर फोकस किया गया है। अब मैं आपको सरकार 2.0 के इन दावों के बारे में बताता हूं। विपक्ष को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सेंचुरी चैलेंज क्या है, जरा इसको समझिए। मिशन 100 दिन के तहत 10 सेक्टर पर फोकस किया गया है। हर क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाई गई, क्या बड़े कदम उठाए इसका पूरा ब्यौरा दिया गया। गरीब और किसान कल्याण का सबसे ज्यादा जिक्र किया गया। 2.25 लाख नए बुजुर्गों को मिली वृद्धावस्था पेंशन का फायदा। 6,683 निराश्रित महिलाओं को पेंशन का लाभ दिया गया। बंजर भूमि सुधार के लिए 602 करोड़ की किसान समृद्धि योजना लागू की गई। इसके बाद कानून व्यवस्था की उपलब्धियां गिनाई। 68,784 जगह से अतिक्रमण हटाया गया। 76,196 अवैध पार्किंग खत्म की गई। धार्मिक स्थलों से गैर जरूरी 74,385 लाउड स्पीकर हटे। कानून व्यवस्था के बाद स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का हिसाब दिया। 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों डोज दी गई। टीकाकरण 34 करोड़ तक पार पहुंचा। इंफ्रा और निवेश की उपलब्धियां गिनाई। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज होने का हवाला दिया। 40,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट शुरू होने का भी जिक्र किया। यह था योगी का सेंचुरी चैलेंज। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार के मोर्चे पर पूरा हिसाब दिया। इसके साथ ही बिजली की स्थिति में सुधार के दावे किए गए हैं। साथ ही ग्रामीण विकास को लेकर भी कई दावे किए गए। 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक अगर बात करें विपक्ष को जिस चैलेंज की मैं बात कर रहा हूं, 2021-22 में बेरोजगारी दर घटकर 2.9 पर पहुंचने का दावा। 2017 में 17.5% थी यूपी में बेरोजगारी दर। राज्य में 10,000 से ज्यादा रोजगार दिए। बिजली के मुद्दे पर स्थिति और बेहतर होने का दावा किया गया। सोनभद्र के ओबरा और एटा में थर्मल प्रोजेक्ट लगाने का दावा। ग्रामीण विकास के लिए घरौनी बांटने को बड़ी उपलब्धि बताया गया। अब तक 34 लाख घरौनी बांटने का दावा। हर घर नल के तहत 3.76 लाख घरों में नल का कनेक्शन दिया गया। 574 गांव में पेयजल के लिए पाइपलाइन बिछाई गई। 35 करोड़ पौधारोपण किया गया। पर्यटन विकास की 172 योजनाएं पूरी की। ये तमाम बातें कही गई। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौजूद हैं लखनऊ से। वीरेश, अगर आज के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो हर क्षेत्र को छूने की कोशिश और ये बताने की पूरी कोशिश रही कि संकल्प पत्र के ज्यादातर वायदों को पूरा कर दिया गया है। वीरेश, देखिए रोहित जी, सेवा सुरक्षा सुशासन को समर्पित 100 दिन का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था, यानी 100 दिन पर रिपोर्ट कार्ड।
लेकिन अगर हम कुल मिलाकर देखें इस रिपोर्ट कार्ड की बात और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये सबसे बड़ी बात इस सरकार या योगी आदित्यनाथ सरकार 1 या 2 को लेकर हम बात करें, सूबे की सियासत के इतिहास से जोड़कर देखें तो कोई ऐसी सरकार नहीं रही इस पूरे यूपी में सियासत में और आज़ादी के बाद जिसने अपने रिपोर्ट कार्ड को 100 दिन, 6 महीने, 2 साल और 5 साल में पेश किया हो। पेश करने का साहस हो। साहस की वजह ये रही है कि अगर आपको मीडिया के सामने मुखातिब होना है तो पक्ष और विपक्ष का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ 1 और द्वितीय सरकार की जो सबसे खास बात ये रही कि उसने अपनी बातों को रखा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण आज बात रही, जो आत्मविश्वास रहा मुख्यमंत्री का और उसके पीछे का जो रिजल्ट रहा आजमगढ़ और रामपुर का, शुरुआत यहीं से हुई कि विपक्ष को नकार चुकी है और 100 दिन में हमारा जो काम रहा है उसका परिणाम देखने को मिलता है आजमगढ़ रामपुर के रिजल्ट के जरिए। और बातें अगर मुख्यमंत्री ने कही तो मुख्यमंत्री ने रोजगार की बात की, महिला सुरक्षा की बात की, लाउड स्पीकर की बात की, कानून व्यवस्था की बात की, बुलडोजर की बात की, अवैध संपत्तियों के अधिग्रहण की बात की, तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन लब्बो लुआब रोहित जी आज ये रहा कि आत्मविश्वास से लबरेज मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रिजल्ट निकल चुका है। 100 दिन में हमने जो किया है, जो हमने संकल्प किया था, लोक संकल्प पत्र के जरिए जो जनता से वादा किया था उत्तर प्रदेश की, उसे पूरा किया है और समय से पहले पूरा किया है। लक्ष्य 100 दिन का है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है। जगह जगह वो मिनिस्टर्स जाते हैं, इनपुट्स लाते हैं और लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसे हम पूरा करते हैं। फिर 6 महीने बाद मिलेंगे, फिर 2 साल बाद मिलेंगे, फिर 5 साल में रिजल्ट देंगे, रिपोर्ट देंगे। ये साहस है मुख्यमंत्री का, ये योगी आदित्यनाथ सरकार का, क्योंकि आंख से आंख मिलाकर मीडिया के सामने रूबरू हुए और रूबरू होते हुए बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपने दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय और पूरे लाव लश्कर के साथ मौजूद मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। 22 में जो संकल्प पत्र तैयार किया था, जो लोक कल्याण संकल्प पत्र तैयार किया था, यूपी की सियासत को बदलने का और सूबे को बदलने का, उसे 100 दिन में करके दिखाया है। चाहे वो रोजगार का हो, चाहे महिला कल्याण का हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे बुलडोजर का शासन हो, चाहे गुंडों पर नकेल कसने की बात हो, चाहे बिल्कुल। तो कुल मिलाकर नरेश कहा जाए कि कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों सेक्टर्स पर भी खासा जोर दिया गया। नरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अखिलेश यादव की, जिन्होंने 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इसके संकेत मिले हैं समाजवादी पार्टी के पुनर्गठन से। विधानसभा चुनाव बिहार के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने सभी प्रकोष्ठ भंग कर दिए हैं। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ही सक्रिय रहेंगे। अब इंतजार इस बात का है कि अखिलेश जो नई टीम बनाएंगे उसका स्वरूप कैसा होगा। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश की नई टीम में भी ओबीसी और मुस्लिम चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, जबकि ब्राह्मण वोट बैंक के लिए भी एक विशेष टीम तैयार की जा रही है। चुनाव में बैक टू बैक हार, अब बदलाव से होगा बेड़ा पार। साइकिल की मरम्मत में जुटे अखिलेश, 2024 की तैयारी का पहला संदेश। विधानसभा चुनाव और लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव इस सोच में हैं कि 24 के लिए कैसी कसी हुई तैयारी की जाए। गठबंधन तो बाद की बात है, अखिलेश पहले पार्टी को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। इसका संकेत आया समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, जहां जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद को छोड़कर सभी इकाई भंग कर दी गई है। पार्टी के सभी युवा संगठनों को फिर से खड़ा किया जाएगा। महिला सभा और बाकी के सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया है। यानी ना तो अभी कोई जिला अध्यक्ष है और ना कोई दूसरा प्रकोष्ठ अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी 5 जुलाई से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। हर एक प्रकोष्ठ को भी अखिलेश यादव ने भंग कर दिया और अब तैयारी है कि संगठन में बड़े फेरबदल किए जाएं।
चर्चा इस बात की भी है कि अगस्त या सितंबर के महीने में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हो सकता है, जिसमें अखिलेश यादव को दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। वैसे भी समाजवादी पार्टी में जुलाई महीने में ही जो सदस्यता अभियान है वो शुरू होता है और जो 50 सदस्य बनाते हैं उन्हें सक्रिय सदस्य माना जाता है और वो फिर डेलीगेट्स को चुनते हैं। आरोप लगते रहे हैं कि अखिलेश चुनाव की तैयारी बहुत देर से शुरू करते हैं, लेकिन अखिलेश ने 24 की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। अब चर्चा इस बात की है कि आखिर नए संगठन में अखिलेश यादव किन किन लोगों पर भरोसा करेंगे और किसे क्या जिम्मेदारी सौंपेंगे। चर्चा इस बात की है कि अगस्त या सितंबर में अखिलेश सपा का राष्ट्रीय सम्मेलन बुला सकते हैं, जहां उन्हें दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। समाजवादी पार्टी में 5 साल की सदस्यता होती है और सदस्यता अभियान की शुरुआत जुलाई महीने में होती है। 50 सदस्य बनाने वाले को सक्रिय सदस्य बनाया जाता है और फिर डेलीगेट्स के चुनाव होते हैं और उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जब नए तरीके से संगठन का पुनर्गठन करेंगे तब किसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देंगे, ये काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि एक बार फिर अखिलेश यादव पार्टी के पुराने समीकरण पर ही आगे बढ़ेंगे, यानी संगठन में यादव और मुस्लिम समाज के लोगों को ही ज्यादा तरजीह दी जाएगी। चर्चा है कि जो दूसरे दल के नेता सपा में आए थे उन्हें भी तवज्जो दी जाएगी। मंत्री पद छोड़कर सपा में शामिल होने वालों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद भेजा है। अब चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आजम के करीबियों को भी संगठन में बड़ा पद मिल सकता है। जिन जिलों में सपा का प्रदर्शन बेहतर रहा वहां के नेताओं को प्रमोशन मिल सकता है। साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा है कि अखिलेश यादव की जो नई टीम होगी उसमें जो बाहरी हैं, यानी दूसरे दलों से जो लोग आए हैं, उन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसमें सबसे जो बड़ा नाम है वो स्वामी प्रसाद मौर्य का है, क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद भी भेजा है। इसके अलावा आजम खां के जो कुछ करीबी हैं उन्हें भी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। अखिलेश इस बार जो भी टीम बनाएंगे उसमें ब्राह्मण चेहरों को भी विशेष तौर पर हाईलाइट किया जाएगा। रायबरेली से लगातार जीतने वाले मनोज पांडे को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। मनोज पांडे को विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाकर अखिलेश ने इसका संकेत दिया था। पूजा शुक्ला, संतोष पांडे और जयराम पांडे को भी तरजीह देने की खबर है। साथ ही अभिषेक मिश्रा और पवन पांडे का कद भी ऊंचा रखा जाएगा। अखिलेश अपनी नई टीम में युवाओं के साथ साथ अनुभवी नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी दे सकते हैं। राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी और नारद राय जैसे नेताओं को राष्ट्रीय टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे राजपाल कश्यप भी अहम भूमिका में दिख सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। हर पार्टी का अपना ढांचा होता है, हर वर्ग पर पकड़ बनाने के लिए अलग अलग मोर्चे बनाए जाते हैं। समाजवादी पार्टी का संगठन किस तरह का है ये समझने के बाद ही आप अखिलेश यादव की नई चुनौती को समझ सकते हैं कि आखिर वो किस तरह से संगठन की नई कमान तैयार करने वाले हैं। कैसा होता है सपा का संगठन, आइए जल्दी से मैं आपको बताता हूं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 51 सदस्य होते हैं। राज्य कार्यकारिणी में अध्यक्ष समेत 101 सदस्य हैं। जिला स्तर पर जिला कार्यकारिणी बनती है। नगर संगठन के लिए नगर कार्यकारिणी बनती है। विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर भी संगठन का खाका तैयार होता है और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समितियां बनाई जाती हैं। बूथ स्तरीय संगठन के लिए प्रारंभिक समितियां, हर स्तर के संगठन पर सम्मेलन आयोजित होते हैं। यह है सपा का संगठनात्मक ढांचा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी ने अपने सभी प्रकोष्ठ भी भंग कर दिए हैं। दरअसल सपा का संगठन प्रकोष्ठ स्तर पर काफी मजबूत माना जाता है। इसमें कुल 17 प्रकोष्ठ हैं। हर प्रकोष्ठ में राज्य स्तर पर अध्यक्ष के अलावा 2 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव और 1 कोषाध्यक्ष होते हैं, जबकि हर प्रकोष्ठ में 12 सचिव होते हैं। सपा के 17 प्रकोष्ठ कौन कौन से हैं वो भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं और इन प्रकोष्ठों को सपा की ताकत भी माना जाता है। देखिए, समाजवादी युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, समाजवादी छात्र सभा, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड, समाजवादी व्यापार सभा,
समाजवादी महिला सभा, समाजवादी अल्पसंख्यक सभा, समाजवादी अधिवक्ता सभा, समाजवादी प्रबुद्ध सभा, समाजवादी मजदूर सभा, समाजवादी शिक्षा सभा, समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, समाजवादी जनजाति प्रकोष्ठ, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, समाजवादी चिकित्सक प्रकोष्ठ, समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ। ये तमाम प्रकोष्ठ है समाजवादी पार्टी के, जिनको सपा की ताकत माना जाता है। आजम खान के परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जौहर यूनिवर्सिटी केस में अब ईडी ने आजम खान की पत्नी और बेटे को नोटिस भेजा है। दोनों को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया गया है। मामला जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पर जमा किए गए फंड का है। आरोप है कि इसमें गड़बड़ी हुई। पिछले दिनों जब मैंने आजम खान से बात की थी, तब भी उन्होंने ईडी के सवालों को लेकर सत्ता पर चुभने वाला तंज कसा था। आजम के बाद अब पूछताछ की बारी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की। पहले रामपुर में आजम खान की धमक कम हुई, अब परिवार की मुसीबतें फिर बढ़ने वाली हैं। रामपुर की यही वो जौहर यूनिवर्सिटी है जिसे लेकर तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को ईडी का नोटिस भेजा गया है। 15 जुलाई से पहले दोनों को अलग अलग तारीखों पर पेश होकर ईडी के अधिकारियों के सवालों के जवाब देने होंगे। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने के नाम पर बड़े पैमाने पर फंड जमा किया गया और इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ। अब ईडी की टीम आजम खान की पत्नी और बेटे से फंड जुटाने को लेकर हुई अनियमितता पर संगीन सवालों के जवाब हासिल करेगी। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले की जांच कर रही ईडी की नजरें अब आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर हैं। ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। 15 जुलाई से पहले दोनों को लखनऊ स्थित आंचलिक कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में आजम खान से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। जौहर यूनिवर्सिटी केस में आजम खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 2019 में केस दर्ज किया था। ये मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। 1 अगस्त 2019 को दर्ज इस केस को लेकर आजम खान से भी ईडी ने पूछताछ की थी। सितंबर 2021 में ये पूछताछ हुई थी, तब आजम जेल में बंद थे। उस वक्त सीतापुर जेल पहुंचकर ईडी की टीम ने आजम खान से जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर फंड जुटाने को लेकर जवाब तलब किया था। आजम खान से तब ईडी की टीम ने करीब 60 सवाल पूछे थे। एबीपी गंगा को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आजम खान ईडी की पूछताछ का जिक्र भी कर चुके हैं। ईडी वालों ने 5 दिन मुझसे पड़ताल की जेल में, जबकि मैं बैठ नहीं सकता था। 8-8 घंटे मुझे बिठाला। कोरोना की बीमारी से वापस लौटा था। मैंने कहा कि कैमरे लगाकर बात कीजिए मुझसे। जी नहीं मानी उन्होंने मेरी। सवालात ये थे कि विदेशों में आपके कितने होटल हैं, जी कितनी कोठियां हैं विदेशों में आपकी, कितने बैंक बैलेंसेस हैं। जी तो मैंने बतलाया कि मेरे 2 बैंक अकाउंट्स हैं, एक पार्लियामेंट का क्योंकि मैं एमपी रहा हूँ और दूसरा विधानसभा का। इसके अलावा मेरा तीसरा कोई ज़ाती अकाउंट नहीं है पूरी दुनिया में। मुझे तुम्हारे सवालों पर अफसोस नहीं हो रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं कहाँ पैदा हूँ। आजम खान पर आरोप है कि दान के जरिए जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर काले धन को खपाया गया। अब आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े सवालों पर ईडी को पूरा जवाब देना होगा। ईडी की एक टीम रामपुर भी गई थी और वहां जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित तमाम दस्तावेज खंगाले, जिसमें रुपयों के लेन देन में तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम की भूमिका संदिग्ध पाई गई। फिलहाल ईडी ने दोनों को नोटिस भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके साथ ही आजम के कई और करीबियों से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। बढ़ते आगे, अखिलेश यादव का नुपुर शर्मा को लेकर किया गया एक ट्वीट इन दिनों सुर्खियों में है। ये ट्वीट वैसे तो उन्होंने 1 जुलाई को किया था, जो कई लोगों को चुभा। अब अखिलेश के ट्वीट पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्रवाई की मांग कर दी है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने यूपी पुलिस के मुखिया को चिट्ठी लिखी, जिसमें अखिलेश यादव पर 3 धाराओं के तहत 3 दिन के अंदर केस दर्ज करने की मांग की गई है।
नुपुर शर्मा पर यूपी में नया बवाल। शरीर वाला ट्वीट कर फंस गए अखिलेश। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई थी। सर्वोच्च अदालत ने यहां तक कह दिया था कि देश में फैली हिंसा के लिए नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं। और कोर्ट की इस कठोर टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा गैर भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक ट्वीट अखिलेश यादव ने भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया, साथ में लिखा, सिर्फ मुख को नहीं शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए और देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की सजा भी मिलनी चाहिए। अब अखिलेश यादव के लिखे इस शब्द पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने न सिर्फ ऐतराज जताया है बल्कि सपा सुप्रीमो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने यूपी के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सपा प्रमुख के खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि 3 दिन के अंदर बताया जाए कि क्या कार्रवाई की गई है। रेखा शर्मा ने अखिलेश पर धारा 504, 506 और 509 के तहत कार्रवाई की मांग की है। रेखा शर्मा ने कहा कि अखिलेश ने नुपुर शर्मा पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया है। अखिलेश यादव ने नुपुर शर्मा को लेकर जो ट्वीट किया उसे अब तक 20,000 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं, जबकि 5,000 से ज्यादा लोगों ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। अखिलेश के इस ट्वीट को लेकर रेखा शर्मा ने अपने ट्विटर पर लिखा, इस शख्स को देखिए जिसने खुद को एक पार्टी का नेता बताया है, वो लोगों को नुपुर शर्मा पर हमला करने के लिए उकसा रहा है। यूपी पुलिस के डीजीपी को इस बारे में कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध है कि उनके खिलाफ स्वतः कार्रवाई की जाए। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर जो शब्द 1 जुलाई को लिखे थे वो आज भी उनकी टाइमलाइन पर दिख रहे हैं। यानी अखिलेश को कहीं से भी ये शब्द विवादित और आपत्तिजनक नहीं लगते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या पुलिस इन शब्दों को भड़काऊ मानेगी? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं, अगर किसी संवैधानिक संस्थान ने सवाल उठाए हैं तो कुछ न कुछ दोष जरूर होगा। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था नुपुर शर्मा को लेकर, उस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर क्या किया अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर आयोग ने कोई चीज़ कहा होगा तो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, और जो कुछ कहा होगा वो समझ के कहा होगा। जब से सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर चुभने वाली टिप्पणी की है, तभी से सोशल मीडिया पर एक नई जंग छिड़ गई है। कोई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सहारा लेकर भाजपा पर हमलावर है तो कोई नुपुर के समर्थन में मुहिम चला रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं दावते इस्लामी की, जिसके गुल्लक सवालों के घेरे में है। ये संगठन पाकिस्तान से चलता है लेकिन पैसा हिंदुस्तान से भी इकट्ठा करता है। उदयपुर की घटना के बाद ये संगठन सवालों के घेरे में आया और यूपी के अलग अलग शहरों में इसके डोनेशन बॉक्स यानी गुल्लक दिखाई दे रहे हैं। चुभने वाला सवाल यह है कि जब पाकिस्तान से चलने वाले संगठन पर कई बार आरोप लग चुके हैं तो फिर डोनेशन पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? उदयपुर की दिल दहलाने वाली वारदात ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठने लगे हैं कि जिस दावते इस्लामी से आरोपियों का संबंध है वो संगठन देश में कहां-कहां सक्रिय है और क्या कोई नापाक साजिश रची जा रही है। इस बीच उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने खंजर वाला ऐसा बयान दिया जिसने तूफान उठा दिया है। मैं जहां से सांसद हूं, उन्नाव और कानपुर दोनों एक हैं, बीच में गंगा जी हैं। खंजर तो यहां से गया, धार यहां धरी गई। यहीं के लोगों ने पहले हमें बम से उड़ाने की धमकी दी थी। तो आतंक की बहुत गहरी जड़ें उन्नाव और कानपुर में हैं।
मैं अपनी सुरक्षा को लेकर और अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला हूं। सबसे बड़ा सवाल तो दावत इस्लामी को लेकर है। कानपुर के परमपुरवा से एक वीडियो सामने आया है जहां दावत इस्लामी का डोनेशन बॉक्स रखा हुआ दिखाई दे रहा है। नाम है जनता मेडिकल स्टोर और डोनेशन बॉक्स रखा है दावत इस्लामी का, यानी पाकिस्तानी संगठन के नाम पर हिंदुस्तान से भी पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूफी खानख्वाह एसोसिएशन ने कहा कि पिछले 2 साल से इस संगठन को बैन करने की मांग की जा रही है। दावत इस्लामी एक आतंकवादी संगठन है जो भारत को की जड़ों को खोखला करना चाहता है, और हमें तो हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान का एक संगठन जो बिल्कुल स्पष्ट है वो भारत में काम कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सत्ताधारी दल के लोग विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम समाज खुद विरोध कर रहा है, मुस्लिम बुद्धिजीवी विरोध कर रहे हैं और उस पर को प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार खामोश बैठी है। ये मेरे समझ में नहीं आता। सिर्फ कानपुर में ही नहीं, पीलीभीत में दावत इस्लामी के गुल्लक दिखाई दिए हैं। भाजपा के विधायक ऐसे गुल्लक को देश के लिए खतरा बता रहे हैं। सीएम से इस मामले की शिकायत की जाएगी। जब से उदयपुर का जो कांड हुआ है टेलर वाला, ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है और विषय चिंता का है। मैं माननीय इस उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर के बात करूंगा। दावत इस्लामी एक आतंकवादी संगठन है। हमारे पीलीभीत के मौलाना साहब ने भी कहा है कि ये आतंकवादी गुट है, और इनके जिलों में कई जगह इनके डिब्बे रखवाए गए हैं, जिसे हम लोग दान पात्र बोलते हैं। उसमें ये लोग पैसा इकट्ठा करके भेजने का काम भी करते हैं। ऐसी चीज़ें भी संज्ञान में आई हैं। और एक पीलीभीत में बता रहे हैं दावत इस्लामी का विद्यालय भी खुल चुका है। एक कॉलोनी है यहाँ पर नकटा आने पर, जो कि बिना मान्यता के चल रहा है। ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है। इसे मैं पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दूंगा। दावत इस्लामी का गुल्लक संदेह के घेरे में है। अब नजर सरकार पर है कि ऐसे संगठन को लेकर क्या फैसला होता है। पूरी दुनिया जो है विरोध कर रही है, दुनिया जो है बदल रही है, विकास की तरफ जा रही है। ये जो कट्टरपंथी लोग हैं इनको भी बदलना चाहिए। आज पूरे दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो विकास के लिए बात न करता हो। आज हर आदमी चाहता है कि विकास हो, हर आदमी शांति से रहे, तभी उसका विकास हो सकता है। ऐसे तत्वों को पर रोक लगनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो दावत इस्लामी के गुल्लक सिर्फ कानपुर और पीलीभीत से ही सामने आए हैं। चुभने वाला सवाल तो ये है कि यूपी में नापाक सोच रखने वाले ऐसे संगठन के गुल्लक कितने और शहरों में लगे हैं, और इनमें डोनेशन देने वाले लोग कैसी सोच रखते हैं। एबीपी गंगा के लिए पीलीभीत से विक्रांत के साथ कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से कानपुर की हमने खबर दिखाई थी कि एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि कानपुर के जनता मेडिकल स्टोर पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। मेडिकल स्टोर पर रखा था दावत इस्लामी का डोनेशन बॉक्स। कानपुर के जूही इलाके के परमपुरवा इलाके की ये घटना है। दावत इस्लामी की तरफ से दान जमा करने की जांच में पुलिस जुट गई है। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। तो ऐसी तमाम खबरें, ऐसी कई उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहां पर पुलिस और जो स्थानीय एजेंसियां वो कब और किस तरीके से जांच करेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन कानपुर पुलिस ने शुरुआती तौर पर जांच शुरू कर दी। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। कानपुर के जनता मेडिकल स्टोर में पुलिस पहुंची है और मेडिकल स्टोर पर रखा था दावत इस्लामी का डोनेशन बॉक्स। अब बात करते हैं कांग्रेस की एफआईआर पॉलिटिक्स की। मामला राहुल गांधी से जुड़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के नेता राहुल को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज का सहारा दे रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने आज आक्रामक तेवर दिखाया। इस बीच कांग्रेस की तरफ से देश भर के 6 राज्यों में भाजपा के 4 नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राज्यवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।
कांग्रेस की FIR पॉलिटिक्स, राहुल पर आंच, कांग्रेस को नहीं बर्दाश्त। जो पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो इस फिल्म के कलाकार हैं, उनके खिलाफ FIR की थी। भाजपा पर आग बबूला, कांग्रेस का हल्ला बोल। आज सवाल ये है और सवाल मोदी जी से डायरेक्ट है कि आपने इन लोगों को, चुने हुए सांसदों को, पूर्व मंत्रियों को, विधायकों को 2 रुपए का ट्रोल बनाकर क्यों छोड़ दिया है? राहुल गांधी की छवि पर आंच आए ये बर्दाश्त नहीं। झूठा प्रचार तो कतई नहीं सहेंगे। कांग्रेस के ये तेवर बताने को काफी हैं कि राहुल गांधी से जुड़ा एक वायरल वीडियो कांग्रेस को किस तरह चुभा है, और उससे भी ज्यादा इस वीडियो की आड़ में फैलाई गई वो बातें हैं जिसे कांग्रेस फेक न्यूज करार दे रही है। एक IMP मिनिस्टर वो थे जिनके खिलाफ आज FIR हुई है, और एक IMP मिनिस्टर हमारे अभी प्रेजेंट है जिन्होंने जो बात दिल्ली दंगों के दौरान कही थी, हंसकर कही थी, उनकी पदोन्नति हो जाती है। जी हां, एक नहीं कुल 6 राज्यों में शिकायत दर्ज करवाई गई है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के खिलाफ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बाकायदा FIR दर्ज कराई गई है। गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वहीं इस मुद्दे पर राहुल पहले ही कह चुके हैं कि सच से ताकत मिलती है, झूठ से लोग गुमराह होते हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा था, दुष्प्रचार और झूठ ही भाजपा RSS की नींव है। देश को नफरत की आग में झोंककर हाथ सेंकने वाली भाजपा RSS का इतिहास पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये देशद्रोही चाहे जितना तोड़ने का काम कर ले, कांग्रेस उससे ज्यादा भारत जोड़ने का काम करती रहेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे को लेकर बाकायदा भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि भाजपा के वो नेता इस पर माफी मांगे जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर झूठ फैलाया, और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस मंच से हम जरूर पूछना चाहते हैं, भाजपा का कोई भी नेता ये हिम्मत ना करे कि आप राहुल गांधी जी का या कांग्रेस पार्टी के किसी का भी नाम आतंकियों के साथ जोड़ने की जरूरत करिए। साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर आर पार के मूड में है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लंबे समय के बाद आज फिर ज्ञानवापी केस को लेकर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के दौरान फिर से मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों के जरिए दम दिखाया और यह साबित करने की कोशिश की कि जिस विवादित जगह को शिवलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब जज ने मुस्लिम पक्ष के वकील को फटकार लगाया। गर्मी की छुट्टियों के बाद वाराणसी जिला जज की अदालत में एक बार फिर ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई शुरू हुई। एक बार फिर अदालत में दलीलों का दम दिखाया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में सिर्फ 40 लोगों को जाने की अनुमति दी गई थी। मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने पूरे 51 बिंदुओं पर अपनी दलीलें रखी। अब इस मामले में कोर्ट 12 जुलाई को सुनवाई करेगा। 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों पर कानूनी उदाहरण पेश करेगा। दावे में जितने पॉइंट उठाए गए थे सारे पॉइंट का विधिवत एक एक करके उसका उत्तर दे दिया गया। उसमें क्या कमियां थी ये बता दी गई, इन आधारों पर ये मुकदमा नहीं चल सकता ये बता दिया गया। इस तरह करके आज पूरे दावे उनके जो है वो फिनिश कर दिए गए हैं। अब इस पर जो लॉ पॉइंट और बचे हुए हैं और जो इस पर कोर्ट की जो फाइंडिंग वगैरह है वो नेक्स्ट डेट 12 तारीख को दी जाएगी। जिला जज की अदालत में जब सुनवाई चल रही थी तो जज ने मुस्लिम पक्षकार को फटकार भी लगाई क्योंकि वकील तेज आवाज में जिरह कर रहे थे। जज ने कहा कि आप अदालत में खड़े हैं, मुझे उंगली दिखा दिखा कर सुना रहे हैं, आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? जज के तेवर देखकर मुस्लिम पक्ष ने धीमी आवाज में बात की। 51 पैरा है, सभी पढ़ लिए। उसके बाद उन्होंने जो है प्रेयर ही तक पढ़ लिया। 12 जुलाई को डेट लगी है। उन्होंने अपने आप को अस्वस्थ बताया। मैं अस्वस्थ हूँ, वायरल फीवर से ग्रसित हूँ, इसलिए 12 जुलाई को डेट लगा है। 12 जुलाई को अपने बहस पूरा कर लेंगे लीगल पॉइंट। दरअसल कोर्ट में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि यह मामला सुनने लायक है भी या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 मई से ही जिला जज की अदालत में सुनवाई हो रही है। हिंदू पक्ष लगातार विवादित स्थल को शिवलिंग बता रहा है। अब सबको इंतजार है 12 जुलाई का, जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। ओवरऑल बात तो चुभेगी में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।